तो पार्टिसिपेंट्स को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर प्रोसीड करता हूँ। फ्रेंड्स, कुछ अब तक जितना आपको कवर इंटरेक्ट करना है, किया कुछ सर ने, डाउट्स? अब Hello, तक sir. हाँ, Hello, sir. Sir, if we want to join your workshop on SLRR bibliography, then what is the process, sir? मैं मेरा कांटेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ मैडम, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ अभी। Okay, ये sir. मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। Okay, thank you, sir. और कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे तो मुझे लगता है फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चनर वर्सेस शेड्यूल। एक बार सिलेबस चेक कर लीजिए सो दैट यू कैन रिलेट विथ मी एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी कि क्या चल रहा है। ये देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, सर इसको लेके हमारी चर्चा हुई है। स्क्रीन इज नॉट येट शेयर्ड। ओह सॉरी, हाँ, जस्ट अ मोमेंट मैडम, आई फॉरगॉट टू शेयर इट। I'm sharing it right away now. यस I hope you can see it now. सर, इट इज इन प्रोसेस। Okay, द नाउ विजिबल। okay मैम, थैंक यू। सो ये सिलेबस है हमारा, एक बार चेक कर लेते कि क्या चल रहा है हमारा, क्या डिस्कस कर रहे हैं, कौन से यूनिट से बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 की बात हो रही है, जिसमें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या फर्क होता है वो मैंने आपको समझाया। सेकेंडरी डेटा के मेजर सोर्सेस, ये जर्नल्स वगैरह, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। ये सिर्फ पेपर पे चीज़ें हैं, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वो जो मेजर सोर्सेज जो है ये मैंने आपको समझा दिया है। जर्नल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये एक चीज़ है रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ये अभी क्लियर कर देता हूँ आपको मैं यहीं पे। रिसर्च प्रॉब्लम ये शायद आपका डे 1 डे 2 में हुआ होगा, पर यहाँ पे मेरे सिलेबस में ये एनक्रोच कर रहा है तो थोड़ा मेरी भाषा में बता देता हूँ। रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरली हम लोग बनाते हैं, या इसी को हम लोग प्रॉब्लम डेफिनेशन भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, एक तरफ है हमारा रिसर्च टाइटल, और टाइटल 4 प्रकार का होता है। इसके डिटेल में मैं फिलहाल नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे फोकस जो है ये है। 4 में से कौन सा भी, कोई भी टाइप आपने यूज करके अगर टाइटल बनाया हुआ है, तो ऐसा एक कन्वेंशन है कि आपका रिसर्च टाइटल पीएचडी का जो है वो लगभग 15 से 20 वर्ड जाता है। आप आपके टाइटल में नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लीजिएगा, आपको भी दिखेगा जनरली ये 15 से 20 वर्ड में आपका टाइटल आ जाता है। अभी इसमें वर्ड की लिमिट होती है, आप इसमें पैराग्राफ थोड़ी ना लिखोगे टाइटल में। टाइटल शुड बी क्रिस्प, ओके। यहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिख सकते हैं। टाइटल शुड बी वेरी क्रिस्प एंड वेरी क्लियर, एंड इट शुड बी टू द पॉइंट, एंड इट शुड एड्रेस द इश्यू ऑफ व्हाट इन ब्रॉड सेंस। अगर आपको कोई एक लेमैन पूछता है कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो उसको जो एक लाइन में आप बताएंगे कि आप ये कर रहे हैं, तो वो होता है जनरली टाइटल का रेफरेंस। कि टाइटल को अपनी भाषा में हम लोग ट्रांसलेट करके उसको समझेगा ऐसी भाषा में समझा देते हैं एक लाइन में कि ये कर रहा हूँ, ओके। अभी रिसर्च प्रॉब्लम जो है, इट इज एलैबोरेटेड वर्जन, एलेबोरेशन ऑफ योर रिसर्च टाइटल। यहाँ पे 15-20 वर्ड की लिमिट है, ये लिमिटलेस है। इट इज जनरली प्रेजेंटेड इन 1 to 2 पैराग्राफ्स, एक या फिर 2 पैराग्राफ में हम लोग इसको सजाते हैं। एलेबोरेशन यानी क्या, रिसर्च टाइटल को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। आप रिसर्च टाइटल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको एलैबोरेट कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि व्हाट इज इन योर माइंड, और रिसर्च टाइटल का मतलब भी क्या है। ये पहला मीनिंग हो गया। अभी रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट
जैसे हमने टाइटल के बारे में बात किया, इट एड्रेसेस द इश्यू ऑफ व्हाट यू विश टू डू एंड दैट टू इन ब्रॉड सेंस। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में व्हाट इन डिटेल, यानी elaboration of your research title, and it is generally presented in 1 or 2 paragraphs. 1 or 2 paragraphs. अभी बात करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम की, जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इज कमिंग फ्रॉम डिफाइन। तो आप कौन से प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम यानी आप डिक्शनरी मीनिंग अगर समझोगे कि ये डिफिकल्टी है, डिक्शनरी मीनिंग प्रॉब्लम का होता है डिफिकल्टी, पर रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में इसको डिफिकल्टी नहीं माना जाता है। प्रॉब्लम का मतलब है एन अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन, एन अनरिजॉल्व्ड रियल लाइफ सिचुएशन। ये रियल लाइफ में ऐसी कोई समस्या है कि जिसका हल निकलना जरूरी है, उस समस्या का विवरण, उसको प्रॉब्लम डेफिनेशन कहा जाता है। एंड विथ योर रिसर्च स्टडी यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। गेट मी? तो उसका जब हम लोग नरेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए बैकग्राउंड, उसको हम लोग प्रॉब्लम डेफिनेशन कहते हैं। सो इट इज एन एलैबोरेशन ऑफ योर रिसर्च टाइटल। सो दिस इज अबाउट योर रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशन। और इसके ठीक बाद फिर हम लोग बात करते हैं आरक्यू की। रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन दो प्रकार का होता है। एक होता है ब्रॉड रिसर्च क्वेश्चन। ब्रॉड यानी एक लाइन में आप बता रहे हो कि कौन से मेजर इशू को आप एड्रेस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन मार्क। जैसे मुझे नागपुर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स एमबीए कर रहे हैं उनका एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में कुछ लग रहा है कि उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। हर साल 3000 एमबीए स्टूडेंट्स नागपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, 3000 नौकरियां नहीं है। अगर नौकरियां है भी तो उसमें वो एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे। तो ये होगी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की नरेशन, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड नाउ विथ माय रिसर्च स्टडी आई एम ट्राइंग टू कम अप विथ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो उसको जब मैं क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में फ्रेम कर दूंगा कि व्हाट इज द एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी, तो दिस इज माय रिसर्च क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू। और इसके बाद फिर रिसर्च क्वेश्चंस हम लोग फाइन फॉर्म में, स्पेसिफिक फॉर्म में 1 2 3 के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी अगर क्रम देखा जाए तो टाइटल, टाइटल के बाद प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद आपके आरक्यू, आरक्यू के बाद ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हाइपोथेसिस। ये क्रम है आपका और इसको हम लोग कहते हैं कंसेप्ट नोट्स। ये आपका क्लियर रहा? यानी ये सब जो चीजें हैं जो कंसेप्ट नोट में मैंने आपको बताई, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑफ योर रिसर्च स्टडी। आप क्या करना चाहते हैं इन जनरल सेंस एंड इन ब्रॉड सेंस। ऑल दीज इश्यूज आर एड्रेस्ड बाय टाइटल, प्रॉब्लम डेफिनेशन, देन आरक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। और इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की, जिसको रिसर्च मेथोडोलॉजी में फिर रिसर्च डिजाइन आता है। एंड रिसर्च डिजाइन इज टॉकिंग अबाउट हाउ, कि आप ये रिसर्च कैसे करने वाले हैं। ओके, और इसके बाद का फिर क्रम है। तो मुझे तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन बताना अपेक्षित था यहाँ पे, पर वो एक से एक चीजें जुड़ी हुई है ना, सब इंटरकनेक्टेड ही है, तो वो बताना भी जरूरी हो जाता है कि जितना दिया उतना कैसे बताएंगे ना, वो तो एब्रप्टली बताने जैसा हो जाएगा, फॉर्मेलिटी कंप्लीट किए जैसा। वेल, हम लोग अभी यहाँ पे जा रहे हैं इस टॉपिक पे। ये पार्ट हमने पूरा कवर कर लिया, ये मैंने समझा दिया आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। अभी मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ ये डिजाइनिंग क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। पहले बात करते हैं क्वेश्चनियर और शेड्यूल। ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, रिसर्च करने के तरीके 4 हैं, जिसको रिसर्च मेथड्स कहा जाता है। देयर आर 4 मेथड्स टू कंडक्ट योर रिसर्च स्टडी।
पहली मेथड है एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरी मेथड है सर्वे, तीसरी है सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा ये रिव्यू बेस होती है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो चौथी होती है ऑब्जर्वेशन। तो मैं ऑब्जर्वेशन, ये तीनों में कहीं पे भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कॉम्बिनेशन में। ये 4 मेथड्स हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में फिर से 2 प्रकार है, लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स या फिर फील्ड बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स। इंजीनियरिंग में फील्ड बेस्ड हो सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के जनरली होते हैं कुछ डैम पे या फिर वाटर बॉडीज या फिर कोई आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पे, तो वो फील्ड वर्क कहलाएगा। कुछ लैब वर्क होता है, मोस्टली लैब वर्क होता है। दूसरा है सर्वे, और ये खास करके सोशल साइंसेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी के जो सब्जेक्ट्स है वहां पे रिसर्च करने की पद्धत जनरली ये होती है। एक्सपेरिमेंटेशन आप देखेंगे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंसेस, इसमें या इवन मेडिसिन, उसमें आप एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च करते हो। सर्वे किया जाता है आपके सोशल साइंसेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी, इन सब्जेक्ट्स में पॉपुलरली सर्वे मेथड यूज की जाती है। और तीसरा है सेकेंडरी डेटा स्टडी, तो ये खास करके ह्यूमैनिटीज या लिटरेचर या फिर लैंग्वेजेस, इसके जो रिसर्च स्कॉलर्स है वो सेकेंडरी डेटा स्टडीज करते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं। बात हो रही है ये मेथड की। जब आप सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उस वक्त आपको एज ए डेटा कलेक्शन टूल, डेटा कलेक्शन टूल या जिसको डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, ओके, ये डेटा कलेक्शन टूल करके हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो 2 डॉक्यूमेंट्स ये हैं, आपका क्वेश्चनर और शेड्यूल, और इनको हम लोग सर्वे फॉर्म भी कहते हैं। इनको ही हम लोग सर्वे फॉर्म भी कहते हैं। और आपने भी इवन ये कोविड के लॉकडाउन के पीरियड में आपको भी व्हाट्सएप पे कुछ गूगल फॉर्म्स वगैरह आए होंगे फिलअप करने के लिए, आपने फिलअप भी किए होंगे, टिक मार्क करना होता है उसमें। तो वो जो फॉर्म है इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चनर यू कैन से, और उसी तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है शेड्यूल। सो बोथ दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चनर या फिर शेड्यूल। These are the types of documents which are used in survey, as a data collection tool. So it is so simple. So questionnaire और schedule, माइंड मैप हमने क्लियर कर लिया कि ये कौन सी डिसिप्लिन में ज्यादा रिलीवेंट है टॉपिक। तो ऑब्वियसली आपके सोशल साइंस से जहां जहां सर्वे होगा, इवन फार्मेसी में भी रिसर्च होता, आपका सर्वे होता ही है ना। फार्मेसी में दोनों होता है, एक्सपेरिमेंट भी होता है, सर्वे भी होता है। न्यूट्रिशन में दोनों होता है, सर्वे भी होता है, और आपका इवन आर्किटेक्चर में मैंने देखा है, हाल ही में मैंने कंसल्टेंसी भी की थी कि जहाँ पे आर्किटेक्चर में सर्वे किया गया था। इवन होटल मैनेजमेंट में भी प्रोडक्शन के आपके लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और सर्वे भी होते हैं कि फूड ईटिंग हैबिट्स वगैरह। तो ये टू ए लार्जर एक्सटेंट डिसिप्लिन वाइज तो नहीं बात कर सकते, पर मेथड वाइज अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो जहां जहां सर्वे आएगा वहां पे आपको सर्वे फॉर्म तैयार करना होता है। और वो सर्वे फॉर्म कैसे तैयार करते हैं वो जानने की कोशिश में अभी हम लोग हैं। तो बोथ द डॉक्यूमेंट्स आर कंसिडर्ड एज योर डेटा कलेक्शन टूल्स। और इसमें ट्रेनिंग की जरूरत इसलिए लगती है क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है। एक मैंने बीच में आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये स्टैटिस्टिक्स दिया गया है कि 50% रेस्पोंडेंट जो है वो उनके पास जो क्वेश्चनर आता है या सर्वे फॉर्म आता है उसको हाफ हार्टेडली फिल करते हैं, या फिर वो फिलअप करने की उनकी इच्छा नहीं होती है, फिर फिलअप करते वक्त उनको इरिटेट हो जाते हैं वो, और वो फिर हाफ पे क्वेश्चनर फिलअप करते हैं। तो ये 50% ऐसा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखा था, पर जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग ये 80-90% लोगों के साथ यही होता है। आपके पास भी अगर कोई सर्वे फॉर्म लेके आता है तो आप हैप्पीली थोड़ी ना बोलेंगे दे दे मैं भर के देता हूँ, तो आप पहले तो टालना चाहोगे, फिर बहुत ही क्लोज है तो फिर हम लोग उसको एक्सेप्ट तो भी कर लेते हैं। पर इन जनरल जो है सर्वे फॉर्म भरने की प्रोसेस में कोई इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है। उसका एक कारण ये है कि सर्वे फॉर्म ठीक से प्रोफेशनली बनाया नहीं जाता है, प्रेजेंट नहीं किया जाता है, और उसका जो लेंथ है अननेसेसरीली ज्यादा लगता है। लेंथ जो है सर्वे फॉर्म की, यानी नंबर ऑफ पेजेस बोलिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोलिए, या फिर टाइम कंज्यूम टू फिल इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म,
कि एक ऐसा कहते हैं कि सर्वे फॉर्म फिलअप करने के लिए रेस्पोंडेंट को 3 मिनट के ऊपर नहीं लगने चाहिए। अगर 3 मिनट के ऊपर जाता है तो ये चीज होती है। तो ये सब कुछ कन्वेंशंस है जो ट्रेनिंग से ही शायद ये पार्ट कवर हो सकता है। तो इसको लेके थोड़ी चर्चा करते हैं कि सर्वे फॉर्म बनाते कैसे। उससे पहले ये दोनों डॉक्यूमेंट्स क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं और फिर सर्वे फॉर्म तैयार कैसे करते हैं, जिसको हम लोग क्वेश्चनर कह रहे हैं, वो कैसे तैयार करते हैं वो देखेंगे। देखिए ये जब हम लोग सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं उसमें ये टिपिकल स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन, उसके बाद टाइटल फिक्सेशन, उसके बाद प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसके बाद आरक्यू, आरक्यू के बाद ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद फिर आपका रिसर्च डिजाइन प्लान करते हैं हम लोग। यहाँ पे बात हो रही है सर्वे या फिर एक्सपेरिमेंट, आप बात कर सकते हो। उसके बाद अगर आप सर्वे कर रहे हो तो फिर हम लोगों को एक सर्वे फॉर्म तैयार करना होता है जिसको क्वेश्चनर कहते हैं। उसके बाद हम लोग रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग करते हैं, जो मैं ये पूरा पार्ट कल कवर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर सैम्पलिंग को लेकर डिसीजन, और मेरा डे 3 जो रहेगा इस वर्कशॉप का, इसमें मैं पूरा एक सेशन इस पे लूंगा 3 घंटे का। उसके बाद फिर डेटा कलेक्शन, फिर एनालिसिस, और उसके बाद फिर रिपोर्ट राइटिंग। तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट वी टिपिकली फॉलो व्हाइल कंडक्टिंग अ सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। और मैंने ये इसलिए समझाई है क्योंकि हम लोग जो टॉपिक डील कर रहे हैं वो यहाँ पे है, और आपने इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के पहले 2 दिन जो चर्चा की होगी शायद इसके बारे में आपकी चर्चा हुई होगी। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये कैसे डिजाइन करते हैं डेटा कलेक्शन टूल या डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं सिस्टमैटिकली। 4 मेथड्स, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और सेकेंडरी डेटा स्टडी। इसमें जो रिसर्च टूल्स हैं या डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, सर्वे में हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चनर या फिर शेड्यूल। एक्सपेरिमेंट में डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, ऑपरेटर्स, मशीन्स या कोई टूल्स या गैजेट्स, ये सब यूज करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड में शेड्यूल जनरली यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट, और सेकेंडरी डेटा स्टडी में हम लोग रिकॉर्ड्स यूज करते हैं रिव्यू वगैरह तैयार करने के लिए। और जो मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की जो बात कर रहा था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स और पब्लिश्ड आर्टिकल्स यू कैन से। अभी हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चनर और शेड्यूल, ये 2 डॉक्यूमेंट्स क्या है उसकी चर्चा करने के लिए। तो क्वेश्चनर, ये आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपको भी मालूम है कि एक फॉर्म होता है और इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लिखे होते हैं। एक पर्टिकुलर लॉजिकल ऑर्डर में इसको प्रेजेंट किया जाता है। ये कभी प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है या फिर कभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होता है। और इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कहाँ पे आपको टिक मार्क करना होता है, या फिर कहीं आपको लिखना होता है, या फिर कहीं आपको नंबर्स पुट अप करने होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस सजाए जाते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में। और ये इट इज अ स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग यू कैन से, कि क्वेश्चंस जो है वेल ऑर्गेनाइज फैशन में प्रेजेंट किए जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन में आप देखेंगे अपैरेंट सेक्शंस भी आपको दिखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपके डेमोग्राफी को लेके या कंज्यूमर के प्रोफाइल या रेस्पोंडेंट्स के प्रोफाइल को लेके, जिसमें नेम हो गया, एज, जेंडर, एजुकेशन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ वेरिएबल को लेके कि एटीट्यूड को लेके कुछ क्वेश्चन का सेट दिखेगा। सो इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है जो रेस्पोंडेंट से हम लोग फिलअप करा लेते हैं आपका रिसर्च स्टडी, खास करके सर्वे कंडक्ट करते वक्त। सो नथिंग न्यू अबाउट इट। तो जो मैंने समझाया उसके हाईलाइटिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। क्वेश्चनर जो है ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल है। प्राइमरी डेटा हम लोग क्वेश्चनर या फिर सर्वे फॉर्म से जनरली कलेक्ट करते हैं सर्वे रिसर्च मेथड में। उसके बाद जैसे मैंने आपको समझाया, इट हैज गॉट अ प्री डिजाइन सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर प्रेजेंटेड वन आफ्टर अनदर एंड इट टिपिकली फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सो ये प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और इलेक्ट्रॉनिक मेथड में 2-3 मेथड से, इसमें एक आप गूगल फॉर्म जो आप सब यूज कर ही रहे होंगे, गूगल फॉर्म, या फिर इन दिनों माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भी बड़ा पॉपुलर है। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म जैसे गूगल का है वैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑनलाइन फॉर्म आप बना सकते हो, सर्कुलेट कर सकते हो लिंक भेज के। इसमें और कुछ मेथड्स है जैसे सर्वे मंकी वगैरह, थोड़ी देर बाद मैं बात करता हूँ उसके। और ये 2 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स जनरली यूज हो रहे हैं इन दिनों कोविड की सिचुएशन में। बाद में बात करते हैं शेड्यूल की। तो शेड्यूल का अंडरस्टैंडिंग 2 सेंस में हम लोग करेंगे। वी कैन कंसिडर शेड्यूल एज ए डॉक्यूमेंट, यानी ये एक फॉर्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं सर्वे फॉर्म करके, इसका एक इंटरप्रिटेशन है।
और दूसरा है शेड्यूल इज अ प्रोसेस। ये मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। बात करते हैं शेड्यूल एज ए डॉक्यूमेंट और शेड्यूल एज ए सर्वे फॉर्म। तो जैसे क्वेश्चनर बनता है वैसा ही आपका शेड्यूल बनता है, दोनों में ऐसा डिफरेंस कुछ नहीं है। आपका क्वेश्चनर का जो फॉर्म है वो और शेड्यूल का जो डॉक्यूमेंट है सर्वे फॉर्म, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक ही फिजिकल डिफरेंस दिखता है कि शेड्यूल में जो क्वेश्चंस है वो ग्रिड फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट किए हुए दिखेंगे, यानी देर इज हेवी यूज ऑफ ग्रिड फॉर्म क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और यहाँ पे फिर स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, इस प्रकार के कुछ टेबुलर फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। तो शेड्यूल में टेबुलर, जिसको ग्रिड फॉर्म कहा जाता है, क्वेश्चंस आर जनरली प्रेजेंटेड इन ग्रिड फॉर्म। और क्वेश्चनर में एक के नीचे एक, क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज योर एज, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से एक से नीचे एक क्वेश्चंस आपको क्वेश्चनर में दिखेंगे और शेड्यूलिंग में ये टेबुलर फॉर्मेट में दिखते हैं। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट के सेंस में फर्क, पर ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता ये डिफरेंस। द रियल डिफरेंस लाइज ओवर हियर एज ए प्रोसेस। क्वेश्चनर जो है मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको, फर्क क्या है। इस तरफ है शेड्यूल। तो रियल डिफरेंस लाइज इन द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप जब क्वेश्चनर हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, एक्चुअली एडमिनिस्टर यानी वो क्वेश्चनर हमारे जो टारगेट रेस्पोंडेंट्स है उस पे उनको फिलअप, उनसे फिलअप कराने लेने की जो प्रोसेस है उसको क्वेश्चनर एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अभी ये क्वेश्चनर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे आपने सर्वे फॉर्म बनाया और आपने वो रेस्पोंडेंट को मेल कर दिया, मेल यानी कुरियर किया या फिर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर पोर्ट के थ्रू आपने भेज दिया। दूसरा है, एक तो मेल, दूसरा ईमेल आपने कर दिया, या फिर आपने उनको व्हाट्सएप कर दिया फॉर्म। ओके, इस तरीके से आपने वो फॉर्म उनके तक पहुंचाया है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चनर एडमिनिस्ट्रेशन। और शेड्यूलिंग में क्या होता है, द फॉर्म इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड। द फॉर्म इज जनरली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि आपने एक क्वेश्चनर तैयार किया और वो रेस्पोंडेंट के पास वो क्वेश्चनर आप खुद लेके गए, और उसमें जो इट मस्ट बी हैविंग सम प्री डिजाइन सेट्स ऑफ क्वेश्चंस वो फॉर्म में, और आप वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। आपने फॉर्म जो है वो रेस्पोंडेंट के हाथ में नहीं दिया है। ओके, आपने ये फॉर्म आपके हाथ में रखा हुआ है और इसमें जो क्वेश्चंस आप लिख के लाए हो ये आप एक एक करके पढ़ रहे हो, और यहाँ पे वो जो भी रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं उसको आप अपने हाथ से टिक मार्क कर रहे हो, या फिर यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल रहे हो जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स है वो। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग शेड्यूलिंग कहते हैं। शेड्यूलिंग इज कंडक्टेड मोर इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज, और ये दो इंटरव्यूज होते हैं एक्चुअली, इसमें फेस टू फेस या फिर टेलीफोनिक, या फिर टेलीफोनिक। तो आप ये दो मेथड यूज करके अगर इंटरव्यू के फॉर्म में अपना फॉर्म फिलअप करा रहे हो तो उस मेथड को शेड्यूलिंग कहा जाता है। इंटरव्यू का फिर से कॉन्फ़िगरेशन ये है, इंटरव्यू फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और दूसरे होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। इसका फर्क क्या है? स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि यू हैव गॉट प्री डिजाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या पूछने हैं उसका आपने होमवर्क कर लिया है और ये फॉर्म आपने तैयार कर लिया है, और ये फॉर्म आप अपने साथ आपके रिस्पोंडेंट के पास लेके जा रहे हो, और उसमें जो क्वेश्चन जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में आप पढ़ के रिस्पोंडेंट को पूछ रहे हो, और वो जो जवाब दे रहा है द रिस्पोंडेंट इज रिस्पोंडिंग, यू आर रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्सेस। तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसको हम लोग कहते हैं शेड्यूलिंग। और दूसरे होते हैं ओपन एंडेड, जिसको अनस्ट्रक्चर्ड कहा जाता है। ओपन एंडेड का मतलब है कि आपने क्वेश्चंस की तैयारी घर से नहीं करके गए हैं,
आपके दिमाग में टॉपिक है और स्पॉन्टेनियसली आप रिस्पोंडेंट के पास गए और उनको क्वेश्चन एक एक करके पूछ रहे हो, और पहले सवाल का जो जवाब है उसमें से क्लू लेके आप नया क्वेश्चन टाइम पे बना रहे हो और वो पूछ रहे हो, और उसका फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो सपोज। तो ऐसे इसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कहते हैं। तो ये भी एक शेड्यूलिंग का ही पार्ट है। तो शेड्यूलिंग आपने किस तरीके से की है, स्ट्रक्चर्ड किया है कि अनस्ट्रक्चर्ड किया है, वो आपको लिखना अपेक्षित है। तो यहाँ पे क्वेश्चनियर और शेड्यूल में जो और एक फर्क है क्वेश्चनियर और शेड्यूल में, कि यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर का इन्वॉल्वमेंट लो होता है। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्म तैयार कर लिया और वो आपने रेस्पोंडेंट को भेज दिया मेल के थ्रू या फिर रजिस्टर पोस्ट के थ्रू। वो उसको कब मिला, सही में मिला कि नहीं मिला, या फिर मिला तो भी उसने देखा कि नहीं देखा, देखा तो भी वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा तो भी फिर उसने उसके जवाब दिए कि नहीं दिए, वो दिए भी है तो भी उसने वापस वो फॉर्म भर के आपके पास भेजा क्या, इतने सारे इसमें इफ एंड बट्स है में। और इसीलिए रिसर्च स्कॉलर जो है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब वो फॉर्म रिस्पोंडेंट फिलअप कर रहा है तो रिसर्च स्कॉलर वहां पे अवेलेबल नहीं है। रिसर्च स्कॉलर के एब्सेंशिया में ये फॉर्म जो है या फिर ये डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, रिसर्च स्कॉलर तो आमने सामने फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन में यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। इसमें दिक्कत क्या है कि वो फॉर्म पढ़ते वक्त उसको रिस्पोंडेंट को अगर कुछ तकलीफ आती है, कुछ क्वेश्चन समझे नहीं है, तो वो सीधा सीधा उसको छोड़ देगा, और वो जो डेटा आएगा उसको हम लोग मिसिंग डेटा कहते हैं। और यहाँ पे आमने सामने है, कोई क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा तो रिस्पोंडेंट आपको फिर से पूछ सकेगा कि मुझे समझा नहीं, ठीक से समझाइए क्या आप बोलना चाहते हो। तो इसका एक एडवांटेज ये है शेड्यूलिंग का कि आप वहाँ खुद उपस्थित हो जब ये डेटा जनरेट हो रहा है, और ये डेटा जेन्युइन सेंस में जनरेट हो जाता है। यहाँ पे मालूम नहीं इसका जो रिलायबिलिटी है इस डेटा का कितना रहेगा, क्योंकि वो रिस्पोंडेंट जो है वो सही में खुद फिलअप कर रहा है क्या, कि उसने अपने बच्चे को दे दिया और बोल रहा है कि यार कर दे टिक मार्क कहीं पे करना है तो, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो सही में पढ़ रहा है क्या, कि टिक मार्क करने तो बिना पढ़े टिक मार्क करते जा रहा है। में तो इसमें इफ एंड बट्स बहुत है क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन में, और शेड्यूलिंग में एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है। तो इसलिए शेड्यूलिंग जो है वो ज्यादा रिकमेंडेड है। और एक चीज यहाँ पे है टेक्निकल इशू, वो है रेस्पॉन्स रेट का। रेस्पॉन्स रेट का मतलब है कि आपने 1000 सपोज 100 लोगों को ईमेल कर दिया आपका क्वेश्चन, तो एक स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि सिर्फ 100 में से 6 फॉर्म्स ईमेल के थ्रू वापस आते हैं, 94 जो है उसका ना ही कोई जवाब आता है, ना ही इसको कोई इसका कॉग्निजेंस लेता है। इसको कहते हैं रेस्पॉन्स रेट। तो ये रेस्पॉन्स रेट हो गया सिर्फ 6%, पर शेड्यूलिंग में ये रेस्पॉन्स रेट लगभग 95 to 99% हो जाता है। तो इसका स्वाभाविक कारण ये है कि आप खुद इंटरव्यू लेने जा रहे हैं रिस्पोंडेंट का, तो हो सकता है आप प्रायर अपॉइंटमेंट लेके जाएं, उसको जो कन्वीनियंट टाइम है वो लेके जा रहे हैं, तो रिस्पॉन्सेस आ जाता है। और मैंने खुद सेकंड पीएटी में मेरे शेड्यूलिंग ही किया हुआ है, फर्स्ट में भी शेड्यूलिंग ही किया था नो डाउट, पर कुछ सर्वे भी किया था मैंने ईमेल के थ्रू। सो पार्ट अपार्ट, पर शेड्यूलिंग में आपको रिस्पॉन्स रेट अच्छा बेहतर मिलता है। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन एंड शेड्यूलिंग, ये जो मैंने आपको समझाया। एक बार समरी फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चनर में एक सर्वे फॉर्म है ये, और क्वेश्चन एक के नीचे एक प्रेजेंट किए जाते हैं, यहाँ पे ग्रिड फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद रिसर्च स्कॉलर का इन्वॉल्वमेंट लो होता है, यहाँ पे हाई इन्वॉल्वमेंट रहता है। बाद में डेटा रिसर्च स्कॉलर के एब्सेंशिया में जनरेट होता है, यहाँ पे डेटा जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन में जनरेट होता है। यहाँ पे रिस्पोंडेंट खुद फॉर्म फिलअप करता है, खुद ही पढ़ता है, खुद ही समझ सकता है और खुद ही वो फॉर्म फिलअप करता है। पर यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर के हाथ में फॉर्म है, रिसर्च स्कॉलर इज रीडिंग द क्वेश्चन, रेस्पोंडेंट इज रेस्पॉन्डिंग एंड रिसर्च स्कॉलर इज रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्सेस। और यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट इज डिसमल, and over here the response rate is pretty high. That is why this particular method is more recommended over this. अभी बात करते हैं क्वेश्चन डिजाइन कैसे करते हैं, और ये एक ऐसा एरिया है कि सबसे ज्यादा कंसल्टेंसी शायद मैं इसकी करता हूँ कि क्वेश्चन डिजाइन कैसे करते हैं। और जैसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जो है आपका सर्वे फॉर्म है, और आप उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछोगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में, जो क्वेश्चंस पूछोगे उसी को हम लोग जब रिस्पॉन्सेस आएंगे तो उसी को डेटा कहेंगे।
अगर ये डेटा ही सही जनरेट नहीं हुआ है तो फिर एनालिसिस में तकलीफ होती है, और इसीलिए डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट होना जरूरी है, सो एज टू मीट योर डेटा रिक्वायरमेंट्स। आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की नीड्स होती है कि आपको क्या डेटा चाहिए, जिसको डेटा रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। अगर वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपका क्वेश्चन फॉल्टी है। तो एज ए फर्स्ट टाइम रिसर्चर ये जजमेंट फॉर्म करना थोड़ा मुश्किल जाता है कि हमारा सर्वे फॉर्म ठीक से बना है क्या। देखिए, कोई भी काम हम जब जिंदगी में पहली बार करते हैं तो उसमें परफेक्शन नहीं आता है। आपने जिंदगी में पहली बार साइकिल चलाई होगी तो आपने बहुत फ्लुएंटली नहीं चलाई होगी। पहली बार जब इंग्लिश बोला होगा आपने तो एकदम फ्लुएंटली नहीं बोले होगे आपने। जो भी काम, जो भी स्किल आप डेवलप, ये ओवर द पीरियड डेवलप होती है। तो रिसर्च इज अ स्किल, और ये टेस्टेड फैक्ट है, रिसर्च इज अ स्किल। ये किसी का भी ऐसा काम नहीं है। दिस स्किल नीड टू बी इनकलकेट एंड इट शुड बी डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय प्रैक्टिसिंग इट। आप किताब पढ़ के रिसर्च स्किल डेवलप नहीं कर सकते हो, किताब से नॉलेज मिलता है। देखिए, दो चीजें हैं रिसर्च करते वक्त, आपको दो चीजें लगती हैं, एक है नॉलेज और दूसरा है स्किल। बहुत सारे लोगों के पास ये होता है पर कम लोगों के पास ये होता है, इसलिए तो रिसर्च की क्वालिटी को लेकर चर्चा होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे है। अभी बात करते हैं इसमें फर्क क्या है। रिसर्च का नॉलेज कैसे गेन किया है आपने, तो ऑब्वियसली आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई की है उसमें हो सकता है अंडर ग्रेजुएशन में रिसर्च मेथोलॉजी या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को लेके क्वांटिटेटिव टेक्निक नाम से कोई पेपर आपने अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में तो रहता ही है आरएम और स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें आपने किताब पढ़ के नॉलेज गेन किया, एग्जाम लिखे, ओके, और आपने एग्जाम पास भी कर ली तो आप एलिजिबल हो गए पीएचडी करने के लिए। तो आपके पास नॉलेज है कि नॉलेज क्या है आपके पास, रिसर्च करने के लिए टाइटल बनाना होता है, सिनॉप्सिस बनाना होता है, थेसिस या डिसर्टेशन बनाना होता है, उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, एलआर होता है, आरएम होता है, एनालिसिस नाम का कुछ होता है। ये आपके पास नॉलेज है गेटिंग में, कि हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं। बात करते हैं स्किल की। आपको ये तो मालूम है कि हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, पर वो कैसे बनाते हैं वो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। गेटिंग में, आपको मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, शायद पूरे के पूरे 50 अनम्यूट करके मुझे बता देंगे एक साथ कि सर हाइपोथेसिस इज एन assumption और सपोजिशन व्हिच नीड्स टू बी टेस्टेड। ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। बट व्हाट अबाउट मैं आपको सही में एक टॉपिक देता हूँ और बोलता हूँ कि इसके ऊपर हाइपोथेसिस बना दीजिए, तो कितने लोग ये सही में कर पाएंगे, वो एक क्वेश्चन मार्क है। और जो भी हो सकता है थोड़े बहुत लोग कर भी पाएंगे इसको सक्सेसफुली, तो उनके पास स्किल है, पर मैक्सिमम लोगों के पास ये स्किल नहीं। आपको भी मालूम है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करते वक्त आपको ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करना है, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना है। और आपके पास जो हाइपोथेसिस है, इफ सपोज 10 हाइपोथेसिस आपने बना के रखे हैं, तो हर एक हाइपोथेसिस को कौन सी टेस्ट लगती है और कौन से सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, यहाँ पे आके प्रॉब्लम है। किसी को तो कहते हैं स्किल, इसी को तो स्किल कहते हैं, यहाँ पे आके प्रॉब्लम है। और फिर मैक्सिमम रिसर्च स्कॉलर क्या करते हैं, स्टैटिस्टिशियन की तलाश में निकलते हैं और उसको आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं कि डेटा कलेक्ट कर लिया है, अभी इसका आप एनालिसिस करके दीजिए और फाइंडिंग्स निकाल कर दीजिए। फिर यार रिसर्च तो बेसिकली वही चीज है ना। रिसर्च तो बेसिकली डेटा तो कोई भी कलेक्ट कर लेगा यार, अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी कलेक्ट कर लेंगे डेटा। तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करना इज नॉट रिसर्च ना। रिसर्च तो ये है, दैट इज व्हाई आई एम कंसिडरिंग इट एज अ स्किल एंड दिस शुड बी डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड बिलीव मी, ये कोई डिफिकल्ट चीज आज की डेट में तो रही नहीं। हाँ, आपने मुझे 15 साल पहले अगर बोला होता कि सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, उसका ट्रेनिंग कैसे होता है, हमको नहीं आता। और आज ये बड़ा आसान है। कोविड की सिचुएशन में मैंने खुद एज ए पार्टिसिपेंट 25 से 30 वर्कशॉप अटेंड किए हैं, और उतने ही मैंने शायद ज्यादा ही लिए हैं। और ये वर्कशॉप आए दिन हो रहे हैं। मैं अभी इस वक्त रिसर्च का ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूँ आपका, और मेरे साथ कम से कम इंडिया में 1000 वर्कशॉप इसी मोमेंट पे रिसर्च के चल रहे होंगे, आई कैन एश्योर यू। इतनी ज्यादा तादाद में ये वर्कशॉप्स तो हो रहे हैं, तो यू कांट गिव एक्सक्यूज कि ये सब हो नहीं पाता है। यू नीड टू डिवोट सम टाइम एंड एनर्जी एंड मनी एज वेल। थोड़ा बहुत तो पैसा इसको लगता ही है। और आप देखेंगे ऑनलाइन मोड में भी फीस क्या, 1000 रुपए के ऊपर तो वैसे भी फीस मैंने देखी नहीं है बहुत ज्यादा। 1000 1500 बहुत होगी, 1500 के ऊपर तो फीस ही नहीं देखी मैंने किसी वर्कशॉप की, नहीं। और ऑनलाइन मोड में है, और जनरली ये शाम को चल रही है, वीकेंड पे प्रोग्राम हो रहे हैं ये सब। तो मुझे लगता है कि रिसर्च स्कॉलर ने इसको लेके भी थोड़ा सा सोचना चाहिए।
कि व्हाई टू आउटसोर्स अवर डेटा ना, कि हम लोग अगर प्रोसेस करें। यार आपने सुन के तो मालूम होगा टी टेस्ट नाम से कोई बला है, जेड टेस्ट है, एनोवा है, काई स्क्वेयर है, या फिर कोरिलेशन रिग्रेशन है। ओके, अभी इसके ऊपर तो मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी में बहुत कम देखा है कि इसके ऊपर कोई कुछ कर रहा है। फिर ये होती कितनी, 6-7 टेस्ट तो है, और हम लोगों को तो 5 साल में पीएचडी करनी है, तो उस हिसाब से 1 साल में एक टेस्ट, बहुत ज्यादा टाइम हो गया 1 साल में एक टेस्ट। मैं तो बोलता हूँ 5 मिनट में एक टेस्ट हो जाती है ये रीडिंग में। ये इतना आसान तो आज की डेट में है। तो बस एक थोड़ा सा मुझे लगता है एक पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत है इन सब चीजों को। सो पार्ट अपार्ट में ये बात कर रहा था कि जो भी काम हम लोग जिंदगी में पहली बार करते हैं उसमें परफेक्शन नहीं आता। तो पीएचडी भी पहली बार कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई हिम्मत करेगा कि 10 पीएचडी कर ले जब तक जिंदा है, तब उससे पहले, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, इट इज ए वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। ज्यादा से ज्यादा क्या, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो 2 बार पीएचडी कर रहे हैं, जैसे मैं खुद कर रहा हूँ दूसरी बार, क्योंकि मैं इसमें ही हूँ, मेरा तो ये डोमेन ही है ना। तो मुझे ये प्रोसेस थोड़ी ठीक से मालूम है और क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, तो थोड़ी चीजें आसान हो जाती है। पर एक पीएचडी हो जाए, जैसे तैसे हो जाए, और ये लायबिलिटी खत्म हो जाए, आज ये मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर की हालत है। रिसर्च स्कॉलर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं पीएचडी की प्रक्रिया, और उसका कारण ही यही है कि 2 सवालों के जवाब आपके पास है, तो ये प्रोसेस बड़ी इजी है। ये 2 सवालों के जवाब अगर आपके पास है आपके रिसर्च टॉपिक को लेके, तो मुझे लगता है ये जर्नी बहुत क्लियर है। नासिक में हाल ही में एक रिसर्च हुआ था, और वो रिसर्च किसका हुआ था, तो जो पीएचडी स्कॉलर्स है जिन्होंने पिछले 5 साल में पीएचडी सबमिट की थी, उन लोगों का रिसर्च किया गया, तो उनके अनुभव कैसे रहे पीएचडी के। तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपको रजिस्ट्रेशन से लेके सबमिशन तक कितना टाइम लगा रिसर्च करने के लिए। और ये डेटा को प्रोसेस करने के बाद एक शॉकिंग फैक्ट ये सामने आया कि लगभग 70%, 100 में से 70 लोगों का रिसर्च 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ था। 100 में से 70 लोगों ने एक तो एक्सटेंशन लिया था या फिर री रजिस्ट्रेशन किया था पूरे 5 साल के लिए। 100 में से 70 लोग, ये सिंपली कांट बिलीव कि आपको 5 साल का समय एक रिसर्च करने के लिए इनसफिशिएंट लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने के लिए। फिर इन्हीं लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका कारण क्या है, क्यों आपको 5 साल, जो स्टिपुलेटेड पीरियड कहा जाता है पीएचडी सबमिशन का इंडिया में ऑन एन एवरेज, आपको क्यों ये कम पड़ रहा है। तो जवाब ये था, ये वाला, करने के लिए तैयार है, कोई आके प्यार से समझा तो दे कि क्या करना है कैसे करना है, तो शायद ये हो जाएगा 2 साल में ही। यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए, ये अगर आपका क्लियर नहीं है कि क्या करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे करना है, इसका जवाब मिल जाता है, तो ये जर्नी बड़ी सुखकर है। रादर आप रात को 2 बजे भी उठ के इसके ऊपर काम करने के लिए उत्सुक रहोगे। उसको पैशन कहते हैं, और कितने लोग सही में एंजॉय कर पा रहे अपनी पीएचडी की प्रक्रिया, ये भी एक मुझे रिसर्च का अच्छा खासा टॉपिक लगता है। और मेरा जो डिपसिक स्टडी है, यानी मेरे कांटेक्ट में जो रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, उनसे जो डिस्कशंस होते हैं, पता तो यही चलता है कि दे आर नॉट एंजॉइंग वॉट एवर दे आर डूइंग, बिकॉज उन्होंने पीएचडी करने की शायद जल्दबाजी कर ली। मैं अभी भी आज के सेशन में, पहले सेशन में बोल भी रहा था कि बड़े लेवल का कोई काम करने से पहले छोटे लेवल पे करते हैं ना हम लोग। यानी गाड़ी चलाना सीखने से पहले पहले साइकिल सीखते हैं, तो वैसे ही पीएचडी करने से पहले आप रिसर्च पेपर तैयार कीजिए ना। जो भी गलतियां करनी है पेपर में करिए, पीएचडी में क्यों कर रहे हो, क्योंकि पीएचडी ये जिंदगी में एक बार करने वाले। रिसर्च पेपर आप 1000 भी लिख लीजिए पूरी लाइफ टाइम में, और 2-4 पेपर में गलतियां हो गई, कोई माइंड नहीं करेगा। पर पीएचडी थेसिस, आज हालत ऐसी है कि आप किसी को पीएचडी थेसिस मांगो कि मुझे देखना है यार आपने क्या किया है, कोई शेयर करने को नहीं देखता बॉस। इसलिए नहीं कि आप उनका कुछ कॉपी पेस्ट कर लोगे, ये डर नहीं है आज। वो उनको ये लगता है कि यार ये प्रेजेंटेबल है कि नहीं, गेटिंग मी। तो व्हाई टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स। सो रिसर्च क्वेश्चनियर जो है हमारा सर्वे फॉर्म, ये भी आप शायद सीरियस लेवल पे पहली बार ही बना रहे हो, तो उसके लिए डेफिनेटली ट्रेनिंग की जरूरत लगती है। तो मैं कुछ इनपुट्स तो अभी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू डिजाइन क्वेश्चनियर, एंड आई एम शेयरिंग विथ यू द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग अ क्वेश्चनियर और सर्वे फॉर्म। उसमें सबसे पहली चीज आती है आपकी डेटा रिक्वायरमेंट्स। आपने इसके ऊपर काम किया है क्या कि आपकी रिसर्च को किस डेटा की जरूरत है, ये अगर क्लियर है तो
फिर क्वेश्चनर बनाने की प्रोसेस थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट एंड हाउ टू एसेस योर डेटा रिक्वायरमेंट्स। देखिए, हम लोगों को एनालिसिस करना है, यानी में हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कहाँ से आएगा? तो क्वेश्चनर से। ओके, क्वेश्चनर हम लोगों को डेटा प्रोवाइड कर देगा और जो डेटा आएगा उसका हम एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस हमारा जो है वो इट रिवॉल्व्स अराउंड योर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। पूरी की पूरी एनालिसिस की प्रोसेस घूमती है आपकी ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में। थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था, आपका टाइटल और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बताता है आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट, बट इट एक्सप्लेन्स इट इन ब्रॉड सेंस। ब्रॉड सेंस में आप क्या करना चाहते हैं वो आपका टाइटल बताता है। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्पेसिफिक सेंस पे बताते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एड्रेसेस द इशू ऑफ व्हाट ऑल इन स्पेसिफिक सेंस, कि आप अपने रिसर्च के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं, यानी क्या क्या अदर। टाइटल बताता है आप क्या करना चाहते हैं और ऑब्जेक्टिव बताता है आप क्या क्या करना चाहते हैं इन स्पेसिफिक सेंस। और हाइपोथेसिस भी बेसिकली इसी इशू को एड्रेस करता है कि आप कौन से असम्पशंस का टेस्टिंग करना चाहते हैं। एनालिसिस के लिए हमारे पास दो सेट्स हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव्स का एनालिसिस करते हैं या फिर हाइपोथेसिस का। आपका जो सिनॉप्सिस है वो सिनॉप्सिस में 9 से 10 सेक्शंस होंगे, आप पढ़ लीजिए केयरफुली और आप कन्विंस हो जाएंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ। आपके सिनॉप्सिस में 9 से 10 सेक्शंस आपने बनाए होंगे। उसमें से एनालिसिस करने के लिए सिर्फ दो सेट आपके पास है, एक है ऑब्जेक्टिव्स का सेट और दूसरा है हाइपोथेसिस का सेट। देखिए, एनालिसिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स जो है, ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई किया जाता है और हाइपोथेसिस जो है इसको टेस्ट किया जाता है, इसका टेस्टिंग होता है। आप अगर ये बोल रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव नंबर 4 को मैं कौन सी टेस्ट लगाऊं, तो ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। ऑब्जेक्टिव्स को कभी कोई टेस्ट नहीं लगती है, टेस्ट लगती है आपके हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स को। अभी ये अगर फर्क है तो ये एनालिसिस का फर्क है। ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में एक अलग से बास्केट है जिसको डिस्क्रिप्टिव स्टैट कहते हैं, और हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बास्केट है जिसको कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये फ्रेमवर्क अगर धीरे धीरे, जैसे मैं बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके दिमाग में जहां जहां चांस मिल रहा है, ये फ्रेमवर्क अगर माइंड में बिल्कुल इस तरीके से फिट हो जाए तो ये चीजें जो है ना ये बड़ी आसान लगती हैं। आपने अभी मैं बात कर रहा था टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा वगैरह, उसी तरीके से एक चीज जो आपने सुनी है कि पाई चार्ट, बार ग्राफ भी होते हैं, स्कैटर प्लॉट्स होते हैं, बॉक्स प्लॉट्स होते हैं, हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। उसी के साथ साथ आपने सुना होगा मीन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वैरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टसिस, ये सब चीजें हैं और ये टेस्ट है। फिर इसका फ्रेमवर्क अगर आप माइंड में बिठा दोगे तो ये चीजें बड़ी क्लियर है। जो टी टेस्ट, जेड टेस्ट वगैरह है वो यहाँ पे जाती हैं। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वैरिएंस, पाई चार्ट, बार ग्राफ यहाँ पे जाती हैं। तो ये फ्रेमवर्क जो है ना, ये अगर क्लियर हो जाता है तो चीजें बड़ी आसान है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अभी बात करते हैं हम लोग डेटा रिक्वायरमेंट्स की। देखिए, दिस इज द मैसेज विच आई जनरली इम्पार्ट इन माई एवरी सेशन। जितने भी वर्कशॉप्स देता हूँ उसमें ये मैसेज मैं देता हूँ। दीपक सर थोड़ा म्यूट करेंगे, दीपक गौर सर। ओके, सो एज यू कैन सी, दीपक सर थोड़ा प्लीज म्यूट करिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। I'm trying to mute, but it's not happening. अच्छा अच्छा अच्छा, शायद प्रीति मैम अगर कंट्रोल कर पा रही होगी उनके एंड से तो। Maybe I'm trying, but this. Okay, sir, no problem. So even I'm trying to concentrate. Well, the show must go on. So the message from this slide is begin with end in mind. Before you start anything, learn how to finish it. इसका मतलब क्या है? जैसे मैं अभी आपको बता रहा था
मैं आपको बता रहा था अभी, आपके पास एनालिसिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स है और हाइपोथेसिस है। अगर आपने इफ सपोज 11 ऑब्जेक्टिव बनाए, इस तरीके से आपने 11 ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, और इफ सपोज आपने 8 हाइपोथेसिस बनाए हैं। ओके, अभी अगर आपको ये पहले ही मालूम है, आपका रिसर्च करते वक्त, आपका क्वेश्चनियर तैयार करते वक्त आपको पहले ही अगर ये मालूम है कि आप ऑब्जेक्टिव नंबर 1 सेटिस्फाई कैसे करने वाले हैं, इसमें कौन से टूल्स आप यूज करने वाले हैं, क्या आप क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 1 के लिए पाई चार्ट बार ग्राफ बनाओगे या हिस्टोग्राम बनाओगे या मीन मोड मीडियन कंप्यूट करोगे, या इसका करना क्या है, इसको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव 2 में क्या डेटा आएगा उसका क्या करना है, ऑब्जेक्टिव 3 में क्या डेटा आएगा और उसका क्या करना है, उसको ट्रीटमेंट क्या देनी है। उसी तरीके से हाइपोथेसिस नंबर 1, उसको आप कौन सी टेस्ट लगाने वाले हैं। टी टेस्ट आप बोलोगे तो टी टेस्ट कौन, टी टेस्ट 3 प्रकार की होती है। बाद में हाइपोथेसिस नंबर 2 को आप कौन सी टेस्ट लगाओगे, सपोज आप बोल रहे हैं एनोवा। हाइपोथेसिस 3 को टेस्टिंग आप कैसे करने वाले हैं, ये इस तरीके से हर हाइपोथेसिस के लिए आप कौन सी टेस्ट लगाने वाले हो। ये अगर चीजें पहले क्लियर है, ये चीजें अगर पहले क्लियर है, तो फिर आपका क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है। व्हाट आई एम सेइंग, बिगिन विथ एंड इन माइंड। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको डेटा क्या चाहिए और कौन से सेंस में चाहिए। ये अगर क्लियर है, ये अगर क्लियर है, तो फिर क्वेश्चनियर बनाना बड़ा आसान काम है। पर बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करके डायरेक्टली क्वेश्चनियर बनाते हैं दूसरे किसी का देख के। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ अगर रेस्टोरेंट जाते हो आप, तो मेन्यू कार्ड तो हर कोई देखता है और हर कोई अपने अपने पसंद की डिश ऑर्डर करता है। यानी में, तो फिर ये आपका पीआईटी है, तो फिर दूसरे को क्यों आप कॉपी कर रहे हो। अगर रेस्टोरेंट में गए हो तो आपके दोस्त ने अगर बोला है कि मैं मसाला डोसा खाऊंगा, तो ये जरूरी नहीं कि आप भी मसाला डोसा ही खाएंगे, क्योंकि वो उसकी चॉइस है। पर यहाँ पे रिसर्च में रिसर्च प्रोजेक्ट्स अलग अलग है, उसकी डेटा रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, आपकी कुछ और है। तो उसने अगर मेल फीमेल ये सब डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो क्या ये सही में जरूरी है कि आप भी वही पूछेंगे? नो वे। आपको चेक करना होगा कि आपको सही में मेल फीमेल कंपैरिजन करना है क्या। अगर नहीं करना है तो वो क्वेश्चन क्या कर रहा है वहां पे। यानी क्या, हर रिसर्च की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है डेटा की। जब तक वो आप एसेस नहीं करोगे, तब तक क्वेश्चन ठीक से नहीं बनेगा। और जो कल हमारा टॉपिक है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, वो इसी के साथ डील करता है कि आपकी जो डेटा रिक्वायरमेंट्स है, वो डेटा रिक्वायरमेंट आपका क्वेश्चन फुलफिल कर रहा है क्या। वो चेक करने की प्रोसेस को ही तो हम लोग रिलायबिलिटी वैलिडिटी कहते हैं। तो फिर आपका क्वेश्चन आपकी डेटा रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक से नहीं बना हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 इन क्वेश्चन डिजाइनिंग इज एसेसिंग योर डेटा रिक्वायरमेंट। ये तो मैंने बता दिया, पर ये करते कैसे हैं, वो समझाने का टाइम आया है। तो वो मैं समझा देता हूँ कि डेटा असेसमेंट को हम लोग कैसे, डेटा रिक्वायरमेंट को कैसे एसेस करते हैं। अभी थोड़ा सा केयरफुली देखिए इस स्लाइड को। एक एक जो ले रिसर्चर है, एक फर्स्ट टाइम रिसर्चर मैं इसको कहता हूँ, कि जिसको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, और डायरेक्टली पीएचडी कर रहा है, ना ही रिसर्च पेपर्स लिखे, ना ही अच्छी जगह पब्लिश किए, और फिर भी पीएचडी कर रहे हैं। ये ये स्कॉलर्स, फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स क्या करते हैं, क्वेश्चन अपने मन से बना लेते हैं, फिर डेटा कलेक्ट भी कर लेते हैं, और फिर सोचते रहते हैं कि इसका एनालिसिस मैं क्या करूं। और फिर उनकी सोच वहां पे खत्म हो जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आता, डेटा तो बहुत सारा। हाल ही में मुझे एक फोन आया था, सर 125 क्वेश्चंस का डेटा है सर। बोले एक एक इंटरव्यू एक एक घंटा लिया सर, बोले मैंने इतना ईमानदारी से डेटा कलेक्ट किया है। फिर मैंने चेक किया ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस, सर बोला वो ठीक है, आपने बहुत ईमानदारी से किया है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पर आपने जो हाइपोथेसिस लिखे हैं उसको लेके डेटा ही नहीं है ना वो 125 क्वेश्चन में। यानी क्या, आप मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत को डायरेक्शन की भी तो जरूरत है। आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि हाइपोथेसिस जो आपने बनाए हुए हैं उसको टेस्ट करने के लिए क्या डेटा की जरूरत है। वही अगर आपके क्वेश्चन में नहीं है, और आप 125 क्या 500 क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, तो भी ये कहा नहीं जाएगा कि आपने बहुत तगड़े लेवल का काम किया है। So you need to assess your data requirement before designing your questionnaire. आप डेटा कलेक्शन के बाद मत सोचिए कि इसका एनालिसिस क्या करूं। मैं बोल रहा हूँ, यू जस्ट डू अवे विद दिस मेथड।
एंड नाउ यू फोकस मोर ऑन फर्स्ट यू डिसाइड कि आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या एनालिसिस लगेगा, हाइपोथेसिस को क्या लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर योर सर्वे फॉर्म, और उस हिसाब से डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो फिर हाइपोथेसिस भी आपकी टेस्टिंग प्रॉपरली हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी ठीक से सेटिस्फाई हो जाएंगे। वो वही तो क्वालिटी इंडिकेटर है कि आप जो करना चाहते हैं। यार सिंपल सी बात है, आप लक्स लेने गए हो, ऊपर का रैपर लक्स का है और अंदर अगर लाइफ बॉय निकल गया तो फिर दिमाग खराब होता है ना। तो वही चीज होती है जनरली वाइवा देते हुए। बेटा तेरा टाइटल किधर जा रहा है, तेरे ऑब्जेक्टिव्स किधर जा रहे हैं, तेरे हाइपोथेसिस किधर जा रहे हैं, और तूने डेटा कलेक्ट कौन सा किया है। देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन। और वहां पे फिर चर्चा चालू होती है कि यार इनको क्या क्या ट्रेनिंग देंगे। ये इवेल्युएटर आपस में जो बात करते हैं ना, वो मैं आपको इनसाइट्स बता रहा हूँ कि यार क्या क्या बनाना पड़ेगा इनको। तो बेसिक फंडा इसकी पीएचडी करते वक्त आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। यार स्विमिंग करना है आपको, तो क्या जिस दिन मन में आया स्विमिंग चलो यार कर लेते, तो क्या सीधा पानी में कूद जाते क्या। एक हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई तो लगता है मेंटर, सिस्टमैटिकली क्लासेस लगाते हो ना आप। वही चीज यहाँ पे, आपने जो चीज जिंदगी में कभी की ही नहीं है, पीएचडी क्या रोज थोड़ी ना कर रहे हैं, जिंदगी में पहली बार तो पीएचडी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होगी। नथिंग रॉन्ग विथ इट, सीख लीजिए, इट इज सो सिंपल। जो भी चीज आपने जिंदगी में सीखी है, जो भी स्किल अक्वायर की है, आपने कभी भी उस स्किल को ऐसे रातों रात ना ही डेवलप किया हुआ है, और ना ही आपने किसी का हैंड होल्डिंग या मेंटरिंग, बिना मेंटरिंग के आपने, इवन आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, ऐसा बहुत कम देखा जाएगा कि किसी मेंटरिंग के सिवा, या फिर आप ओवरनाइट कोई स्किल डेवलप कर रहे हो। रिसर्च में बार बार बोल रहा हूँ, इट इज अ स्किल, ये डेवलप करना होता है। थोड़ा नेटवर्क में आने की कोशिश करिए। जैसे वर्कशॉप्स कहाँ पे हो रहे हैं, अपने काम के कौन से हैं, ये जब तक आप नेटवर्क में ही नहीं हो तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे ना। सो यू नीड टू बी इन नेटवर्क, और इम्पोर्टेंटली यू नीड टू कोलैबोरेट। रिसर्च आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते हो। हाँ, आप अकेले कर सकते हो, पर आइसोलेशन में नहीं कर सकते हो। दिस इज द मैसेज बॉस। आपको कोलैबोरेट करना बहुत जरूरी है, और कोलैबोरेशन से आइडिया जो है फाइन ट्यून होती है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन से चीजें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाती हैं। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश में हूं कि ये डेटा रिक्वायरमेंट एसेस कैसे करते हैं, आपको किस डेटा की जरूरत है। आपको आपकी रिसर्च स्टडी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए क्या डेटा की जरूरत है, उसकी लिस्ट बनानी होगी कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ऐसी लंबी लिस्ट बनेगी कि ये डेटा चाहिए यार, तब जाके हमारा ये रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ ये लिस्ट कैसे तैयार की। उससे रिलेटेड मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ योर डेटा रिक्वायरमेंट। यार हर महीने में किराना लाते हो ना, तो आप लिस्ट यार सदियों से करते आ रहे हैं कि किराना लगता ही है, पर फिर भी लिस्ट तो बनाती हो ना कि यार घर चलाना है तो ये आइटम लगेंगे। वैसे ही रिसर्च करते वक्त डेटा क्या क्या लगेगा उसकी लिस्ट तो होनी चाहिए कि दिस इज द ऑपरेटिंग बाउंड्री। ये आपका दायरा है ना, ये दायरा तो डिफाइन हो जाए कि आपके पास डेटा कौन सा चाहिए, कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा। ये ऑपरेटिंग बाउंड्रीज निकालना बड़ा जरूरी है। ऑपरेटिंग बाउंड्रीज एट द सेम टाइम दीज फाइनल एलिमेंट्स of your data, this you need to make a list of. So you need to list out this, and how to do this I am on to it now. उसमें सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, देखिए लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स के क्लूज आपको कहां से मिलेंगे। आपका टाइटल बताता है कि आप क्या करना चाहते हो और आपको क्या डेटा लगेगा, ये पहली चीज। दूसरा, आपके ऑब्जेक्टिव्स के स्टेटमेंट आपको बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हो और आपको डेटा क्या क्या लगेगा। और तीसरा है आपके हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स, ये बताता है कि आप एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हो और आपकी डेटा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये तीन चीजों से आपको पता चलेगा कि आपके वेरिएबल्स क्या हैं, आपको डेटा की क्या रिक्वायरमेंट है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ये करेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। जैसे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, जैसे मैं बोल रहा था कि 1 2 3 4 5, अब ऐसे 12 ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, टू स्टडी द प्रोफाइल ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स, इफ सपोज, okay, to study the profile of respondents.
इस तरीके से नंबर 2 में टू एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, टू कंपेयर दिस एंड दिस, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होंगे यहाँ पे। और ये जो वाक्य है इसमें एक 10 से 15 वर्ड्स आते हैं। घर जाके बिल्कुल सिनॉप्सिस, घर जाके क्या घर में बैठे होंगे शायद, सिनॉप्सिस अगर सामने होगा तो ऑब्जेक्टिव में, हर एक ऑब्जेक्टिव में चेक करिए कितने वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। 10 से 15 वर्ड का एक ऑब्जेक्टिव बनता है। ओके, अभी हम लोगों को इस 10 और 15, 10 से 15 वर्ड में से ऐसे एक या दो वर्ड एनसर्कल करने हैं जिसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। जब ये एनसर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरे 12 के लिए, ओके, ये पूरे 12 के लिए जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो ये बताएगा आपकी लिस्ट ये है वेरिएबल्स की। अभी मैं ये बता रहा हूं कि ये सर्कल करने के लिए 10 से 15 में कौन से वर्ड को या फिर वर्ड्स को आपको सर्कल करना है और किसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। to identify variables by referring to your objectives and hypothesis statements। देखिए वेरिएबल ये जो वर्ड है ये वैरी वर्ड से बना हुआ है। वैरी का मतलब है चेंजिंग, और वेरिएबल जो है, वेरिएबल को एक कैरेक्टरिस्टिक माना गया है। अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूं। वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक विच कीप्स ऑन चेंजिंग और वेरिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक विच इज चेंजिंग। अभी इसको आप अगर गूगल करेंगे व्हाट इज वेरिएबल, तो अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई वो आपको मिल जाएगी, पर ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक विच इज चेंजिंग विद अ कॉन्टेक्स्ट। आपने अगर कोई कॉन्टेक्स्ट दे दिया, कोई कॉन्टेक्स्ट है ना, संदर्भ, किसी एक विशिष्ट संदर्भ के साथ जो चीज या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर चेंज होते जाता है उसको वेरिएबल कहेंगे। बात करते हैं एग्जांपल्स की। देखिए हम लोग 50 जुड़े हैं, प्रीति मैडम और मैं मिलके हम लोग 52 हैं। हम 52 का अगर हम लोग वेट ले रहे हैं, ये रेस्पोंडेंट नंबर 1 2 3 और 52। अभी मैं एक एक करके हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ, एक्चुअली नहीं पूछ रहा हूँ, अनम्यूट मत करिएगा प्लीज। मैं एक एक करके अगर सबका वेट ले रहा हूँ इन केजी। ओके, मेरा है 74 है अभी इस मोमेंट पे। सपोज दूसरे का किसी का 67 होगा, किसी का 55। इस तरीके से मुझे 52 डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे। इफ सपोज 52 जो पार्टिसिपेंट है उसका 49 है। इस तरीके से मेरे पास डेटा आया। ओके, 52 का ये डेटा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेस्पोंडेंट टू रेस्पोंडेंट मुझे अलग अलग फिगर्स मिल रहे हैं। में रेस्पोंडेंट टू रेस्पोंडेंट एक कैरेक्टरिस्टिक जो वेट कह रहा हूं मैं, इट इज चेंजिंग विथ रेफरेंस टू इंडिविजुअल्स। आप जब रेस्पोंडेंट का सर्वे कर रहे हो तो सर्वे करते वक्त हर रेस्पोंडेंट से शायद आपको जो अलग जवाब मिल सके वही चीज को वेरिएबल कहेंगे। यानी क्या, वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक विच इज चेंजिंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन जो चेंज होता है उसको हम लोग वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरीके से और एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, जैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेट हो गया। मैं अगर आपको पूछता हूँ कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है एक एक करके, तो हम 52 लोगों की शायद 52 डेटा पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे। सो इनकम विल बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आपका ऑफिस आपके घर से कितनी दूरी पे है, द डिस्टेंस, द कम्यूटिंग डिस्टेंस यू कैन से, ओके, तो ये कम्यूटिंग डिस्टेंस विल बी वेरिएबल क्योंकि हर एक का जवाब कुछ और आएगा। जैसे मेरे केस में मेरे घर से मेरा ऑफिस है 7.5 किलोमीटर की दूरी पे, हर बार मुझे पूरे 52 लोगों का रेस्पॉन्सेस कुछ और मिलेंगे, तो दैट कम्यूटिंग डिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज ए वेरिएबल। तो पर्सन टू पर्सन जो चेंज हो रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपका इनकम इतना है, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका मंथली सेविंग कितना होता है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि कितना परसेंट, क्योंकि नंबर बताना लोगों को पसंद नहीं है, तो वो कितना परसेंट आप इनकम का सेव कर लेते हो, तो कोई को बोलेगा 15%, कोई बोलेगा कि हार्डली यार 5% बचता है, इस तरीके से। तो ये जो आ रहा है इसको हम लोग डेटा कहते हैं, एंड इट इज चेंजिंग रेस्पोंडेंट टू रेस्पोंडेंट। सो वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक विच इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन जो चेंज हो रहा है दैट इज वेरिएबल।
दूसरा कॉन्टेक्स्ट ध्यान में लेते हैं। इफ सपोज मेरे पास 5 सिटीज है, नागपुर, वर्धा, गोंदिया, देन चंद्रपुर और काटोल। 5 अलग अलग जोन से मैंने 5 सिटीज ली। ये सिटीज की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये सिटीज का मुझे पॉपुलेशन देना है अभी इस मोमेंट पे, ओके, 2021 में इस सिटीज का क्या पॉपुलेशन है, तो शायद नागपुर की संख्या कुछ और होगी, वर्धा की कुछ और, गोंदिया की कुछ और, चंद्रपुर की कुछ और, काटोल की कुछ और। नागपुर की 2010 का जो 11 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग नागपुर सिटी की पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 33.5 लाख। वैसे ही वर्धा की सपोज 12 लाख के आसपास होगी। इस तरीके से फिगर्स चेंज हो रहे हैं। यानी क्या चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, यानी ये वेरिएबल है। यानी पॉपुलेशन जो है, number of people residing in a city, that is population, is a variable. Why? Because it is changing with reference to a place. मैं बात कर रहा हूँ सिटी टू सिटी जो चेंज हो रहा है, दैट इज वेरिएबल। में मैं बात कर रहा हूँ कंपनी टू कंपनी। इफ सपोज कॉस्मेटिक्स बनाने वाली 5 कंपनी है, ABCD, ये 5 कंपनीज है, और 2020 में इनके ईयरली सेल्स क्या रहे ये मुझे देखना है। तो सेल्स विल बी कंसिडर्ड एज ए वेरिएबल, क्योंकि हर कंपनी का डेटा मुझे यहाँ पे कुछ और आएगा। में वैसे इनके प्रॉफिट, इनका सबके फिगर्स अलग होंगे, तो प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड एज ए वेरिएबल। में यानी क्या, वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज चेंजिंग विथ रेफरेंस टू इंडिविजुअल, विथ रेफरेंस टू प्लेस, विथ रेफरेंस टू ए ऑर्गेनाइजेशन। और एक कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं जो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इफ सपोज मैं बात कर रहा था वही 5 सिटीज, नागपुर, वर्धा, गोंदिया, देन चंद्रपुर एंड काटोल। ये 5 सिटीज हैं। अभी इफ सपोज मुझे इस मोमेंट पे अभी दोपहर के 1:30 बजे इन सिटीज का टेम्परेचर लेना है, तो इसी मोमेंट पे नागपुर का कुछ और टेम्परेचर होगा, वर्धा का कुछ और, गोंदिया का कुछ और, चंद्रपुर का कुछ और, काटोल का कुछ और। यानी क्या, इट इज चेंजिंग विथ रेफरेंस टू प्लेस एंड एट द सेम टाइम इन्हीं सिटीज का मैं अभी टाइम पॉइंट पे ले रहा हूँ कि सवेरे 6 बजे कितना टेम्परेचर था नागपुर का, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, लाइकवाइज अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम जो चेंज हो रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर वेरिएबल। उसी तरीके से जो लोग फाइनेंस के हैं, सपोज फाइनेंस पे सेंसेक्स को लेके कुछ एनालिसिस चल रहा है कि बीएसई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और हम लोग अभी 2 फिगर्स ले रहे हैं। एक है ओपनिंग फिगर सेंसेक्स का और दूसरा है क्लोजिंग फिगर, और यहाँ पे हम वर्किंग डेज वाइज डेटा ले रहे हैं। तो आप इफ सपोज जनवरी 1 अगर वर्किंग डे है, जनवरी 2, 3, 4, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग के फिगर्स आ रहे हैं। जनवरी का आ गया, फिर वैसे ही फेब का आ जाएगा, वैसे ही मार्च। इस तरीके से हम लोग ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये फिगर डे वाइज चेंज हो रहे हैं, मींस इट इज चेंजिंग विद रेफरेंस टू टाइम। सिर्फ आपको इसी आज की डेट का लेना है, तो सवेरे 9:15 बजे सेंसेक्स सेटल होकर ओपन होता है प्री ओपनिंग के बाद। तो 9:15 बजे ये ओपनिंग फिगर क्या थी, और फिर हर 20 सेकंड पे ये आंकड़ा चेंज होता है। तो ये फिगर्स क्या आ रहे हैं, ये आप टाइम पॉइंट पे ले रहे हैं, तो ये वेरिएबल हो गया। तो जस्ट टू समराइज इट, कि आपको आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना और उसकी लिस्ट तैयार करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और इसके क्लू आपको मिलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव से और आपके हाइपोथेसिस स्टेटमेंट से, और फिर वहां पे आप एनसर्कल करना शुरू कर दोगे ऑब्जेक्टिव में कि ऐसा क्या चीज है जो चेंज हो रहा है विद अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। So variable is a characteristics which is changing with reference to individual, with reference to organization, with reference to time, with reference to place, or whatever context is under consideration. If a characteristic is changing, then that particular characteristic is considered as variable. तो आप देखेंगे जनरली आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है इसमें 1 या 2 वर्ड, इफ सपोज मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एक चौथे नंबर का ऑब्जेक्टिव सपोज है टू इवैल्यूएट customer satisfaction.
तो आपको भी अभी मालूम है कि इसमें मेरा वेरिएबल क्या है। ये वेरिएबल डेफिनेटली नहीं है 2 वर्ड्स, ये मेरे 2 वर्ड, ये फ्रेज बन गया। अभी ये सिंगल वर्ड नहीं है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये मेरा वेरिएबल है, V1 बोलूंगा इसको मैं। मेरा सपोज ऑब्जेक्टिव ये है टू कंपेयर customer satisfaction of boys and girls। तो इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये हमारा फिर से वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है, कंपैरिजन। तो आपको डेटा क्या करना होगा, आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जाएगा जेंडर को लेके और दूसरा क्वेश्चन जाएगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल को लेके। इफ सपोज मुझे मेरा एक ऑब्जेक्टिव है टू एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बोल रहा हूं मैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड सेल्स। अभी इसमें वेरिएबल क्या हो गया, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। पिछले 5 साल में हर क्वार्टर में Q1, Q2, Q3 एडवर्टाइजिंग का खर्चा क्या रहा, ये एडवर्टाइजिंग। ये डेटा सीरीज आपकी 5 साल यानी लगभग 20 क्वार्टर्स बनते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20 क्वार्टर्स का डेटा, और उसी के रिस्पेक्टिव सेल्स। तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्टिव में मेरे पास 2 वेरिएबल्स आ गए, एक एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और दूसरा है सेल्स फिगर। सो दिस वे यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में कौन से वेरिएबल कहलाएंगे वर्ड, और वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। ये अगर ग्राउंड वर्क तैयार हो जाता है तो फिर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको, तो फिर जो भी क्वेश्चनर आप बना के बैठे हो, टेक इट फ्रॉम मी कि वो शायद उसको रिवीजन की जरूरत है। तो आज का जो मुझे टाइम अलॉट किया गया था वो लगभग खत्म होने को है। 3 मिनट जल्दी मैं इसलिए वाइंड अप कर रहा हूँ सो दैट क्वेश्चन आंसर को मैं डील कर सकूं। तो आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। काही क्वेश्चन्स आहेत का, विचारू शकता तुम्ही सरांना। हिंदी, मराठी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में पूछ सकते हो। No questions. So I think sir there are no questions. ठीक आहे मॅडम, थांबून जाऊ मग आजच्या आज पुरते. आपण इथे थांबूया सर, उद्या 10:30 वाजता पुढलं कंटिन्यू करू. राईट मॅडम. Thank you so much sir from all the participants and see you tomorrow sir at 10:30. Thank you madam, my pleasure, and with your permission I am now leaving the meeting. Okay sir. Okay. Thank you so much sir. Friends, now I'm ending the meeting. We will meet at 2 p.m. for next session. Okay? Okay, madam. Okay, madam.